दोस्तों नमस्कार। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर केंद्रीय बजट श्रृंखला 2023-24। दोस्तों इस बजट सीरीज के अंदर अभी तक हम 3 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं और वे वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल पर विजिट करें और शेष वीडियोस देखें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो ये बजट श्रृंखला उनके लिए निश्चित तौर पर लाभदायक होगी। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं, हम जैसा कि पिछले डिस्कशन में बताए थे आपको कि हम सप्तऋषि जो कि केंद्रीय बजट 2023-24 की जो 7 प्राथमिकताएं गवर्नमेंट द्वारा रखी गई हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और इन प्राथमिकताओं की सीरीज में हम अभी तक 3 प्राथमिकताएं डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी चौथी प्राथमिकता है और आज दोस्तों कोशिश करेंगे कि सातों प्राथमिकताएं कम से कम डिस्कस की जा सके, जो कि चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं प्राथमिकता है वो डिस्कस की जाए इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम आएंगे दोस्तों अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले सेक्शन में। उसके बाद हम उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, फिर डायरेक्ट टैक्स के लिए एक वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण होगा एक दो वीडियो के अंदर दे करके हम केंद्रीय बजट सीरीज को जल्दी से जल्दी संपूर्ण करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े होते हैं और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस चाल में चली, अर्थव्यवस्था में क्या प्रगति और क्या अभिवृद्धि देखी गई, ये सब चीजें जो आपकी आर्थिक समीक्षा होती है उसमें डिस्कस की जाती हैं। और आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन होता है इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों आइए आज चौथी प्राथमिकता को डिस्कस करते हैं। चौथी प्राथमिकता है दोस्तों हमारी क्षमता निर्माण, और क्षमता निर्माण यानी कि क्षमता को उजागर करना, अनलीजिंग द पोटेंशियल। इसके अंतर्गत दोस्तों हम सुशासन देखेंगे। सुशासन को हम गुड गवर्नेंस बोलते हैं और देखते हैं कि सरकार ने गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति की है अभी तक और किस तरह की योजनाएं परियोजनाएं गुड गवर्नेंस के सेक्टर में गवर्नमेंट ले आ रही है। दोस्तों पहली योजना है हमारी जन विश्वास विधेयक। पहली न्यूज है जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत दोस्तों विश्वास आधारित शासन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 42 केंद्रीय अधिनियमों को उसमें संशोधन करने के लिए एक जन विश्वास विधेयक पेश किया है। तो दोस्तों याद रखना जो जन विश्वास विधेयक है उसके अंतर्गत 42 केंद्रीय अधिनियम है, उनमें संशोधन किया जाना है। इसी से संबंधित जो है आपका जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। अब याद रखना कि जन विश्वास विधेयक ऐसी योजनाओं को, ऐसे अधिनियमों को संशोधित करेगा जो कि गवर्नमेंट के जो शासन है, शासन को जनोन्मुख बनाने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है जनता को गवर्नमेंट का मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप जन विश्वास विधेयक याद रखना 42 जो केंद्रीय अधिनियम है उनमें संशोधन किए जाने के लिए लाया गया है। अगली योजना है दोस्तों राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति। दोस्तों राष्ट्रीय जो डेटा गवर्नेंस पॉलिसी है उसके अंतर्गत स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस की नीति के अंतर्गत इस तरह के प्रावधान इसलिए किए गए हैं क्योंकि जो है शिक्षाविद हैं और उनमें जो इनोवेशन है और रिसर्च है उसको बढ़ावा देकर के जो एजुकेशन को वो जनोन्मुख लोगों तक पहुंच, इजिली जो रीच है उसकी पहुंचाने के लिए ये जो राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति है उसको लाया गया है। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए क्या करेगा, एक्सीलेंस सेंटर डेवलप करेगा, उत्कृष्टता केंद्र विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों मेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेक इन इंडिया एंड मेक AI वर्क्स फॉर इंडिया के विजन को साकार करने हेतु शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो आप याद रखना कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो एक्सीलेंस सेंटर डेवलप किए जाएंगे वह मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है उनके अंतर्गत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र डेवलप किए जाएंगे। अगला है दोस्तों अपने ग्राहकों को जाने यानी कि केवाईसी जो आप कराते हैं, कभी कभी आपको पीटीएम वगैरह का केवाईसी कराना पड़ता है। तो केवाईसी वही है जहां पर आपके कुछ डेटाज जो होते हैं वो वहां पर रजिस्टर्ड जाते हैं। तो केवाईसी प्रक्रिया का जो होगा वो सरलीकरण किया जाएगा, सिंपल कर दिया जाएगा केवाईसी प्रक्रिया को। अभी तक क्या होता था, एक ही दृष्टि होती थी, वन साइज फिट्स ऑल की जगह अब रिस्क बेस्ड दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जो ग्राहक की सुविधाएं हैं उनको लेने में किसी तरह का रिस्क जो है वो ना हो, इसलिए रिस्क बेस्ड जो दृष्टिकोण है वो अपनाया गया है। और ये चार्ट के अंतर्गत दोस्तों वही चीजें एक शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की जाती हैं।
और एक टेबल बना दी जाती है जिससे आप चीज़ों को समझ सकें कि क्या क्या इसमें डिस्कस किया गया है। फिलहाल आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसको बस आप देखते चला करिए बस। दोस्तों अगला है पहचान और पते को अपडेट करने के लिए वन स्टॉप समाधान प्रोवाइड कराया जाए। क्या कराया जाएगा? पहचान और पते को अपडेट करने के लिए आपका वन स्टॉप समाधान प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए क्या है? डिजी लॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान यानी कि फाउंडेशनल आइडेंटिटी के रूप में उपयोग किया जाएगा। किसके लिए? पहचान और पते को अपडेट करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान के लिए। इसके अंतर्गत दोस्तों डिजी लॉकर और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग किया जाएगा। डिजी लॉकर आप जानते हैं, डिजी लॉकर एक ऐसा लॉकर होता है, वर्चुअल लॉकर है, जिसके अंतर एक वर्चुअल मान लीजिए एक फाइल है जिसके अंतर्गत आप विभिन्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप उसमें अपलोड करके रख सकते हैं जो कि आपके लिए सुरक्षित हो। ये आपके लिए इसलिए डिजी लॉकर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जैसे कोई मार्कशीट है आपकी कहीं खो गई, अगर आप भौतिक रूप से उसको लेके चल रहे हैं, फिजिकली आपके पास नहीं है, तो जब डिजी लॉकर होगा तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोडेड होंगे वहां पर और सुरक्षित होंगे। तो वहां उसका जिस तरह से आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसका उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता। इसके अंतर्गत क्या होगा? कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर के अंतर्गत जो पैन नंबर है आपका, उसका उपयोग निर्धारित सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में की जाएगी। जो ये जो सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता है इसके अंतर्गत आपका पैन जो है, जो पैन कार्ड होता है वो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो इसका उपयोग जो है, जो निर्धारित सरकारी एजेंसियां हैं उसमें सभी जो डिजिटल प्रणालियां हैं उनमें एक कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में आपके पैन का उपयोग किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। आगे है दोस्तों एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया। इसके अंतर्गत देखते हैं, इसमें एक ही सूचना को अलग अलग सरकारी एजेंसियों के समक्ष अलग अलग प्रस्तुत करने की आवश्यकता की समाप्ति करने में मदद करेगा। यानी कि अब फाइलिंग को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा जिसमें जो भी सूचनाएं हैं वो सरकारी एजेंसियों तक अलग अलग ना पहुंचे, एकीकृत मोड में पहुंचे, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। दोस्तों इस प्राथमिकता के अंतर्गत आपने ये देखा कि जो भी योजनाएं या जो भी प्रावधान चलाए गए उसको जनोन्मुख बनाने के लिए चलाया गया, जिससे जनता को एक सहूलियत मिल सके, राहत मिल सके। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन की ओर, यानी कि ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से इसके अंतर्गत काम किया जा रहा है। ये भी जनोन्मुख कार्रवाई है, जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए है। तो इसमें देखते हैं कि आखिर पारदर्शिता और जवाबदेही जो है उसमें किस तरह से काम किया जाएगा। दोस्तों विवाद से विश्वास वन, ये क्या है? इसके अंतर्गत जो एमएसएमई है, एमएसएमई को क्या बोलते हैं? लघु एवं मध्यम उद्यम। इसके लिए क्या है? एक राहत प्रोग्राम है विवाद से विश्वास। इसके अंतर्गत देखिए प्रावधान क्या है कि यदि कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई अपनी संविदाओं को क्रियान्वित करने में विफल रहे हैं तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति यानी परफॉर्मेंस एंड स्क्रूटनी सिक्योरिटी से संबंधित जब्त राशि का 95% सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो विवाद से विश्वास बहाली को याद रखना आप, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए योजना है। अब विवाद से विश्वास 2 में क्या किया गया है कि जो संविदा संबंधी विवाद है उनका निपटारा किया जाएगा। इसके लिए मानकीकृत शर्तों के साथ स्वैच्छिक समाधान योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, ऐसा विवाद की लंबित अवधि के आधार पर श्रेणीबद्ध निपटान शर्तों के जरिए किया जाएगा। दोस्तों अगला है परिणाम आधारित वित्त पोषण। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि दुर्लभ संसाधनों के लिए बेहतर आवंटन के लिए इनपुट्स आधारित की जगह परिणाम आधारित वित्त पोषण को अपनाया जाएगा। अब इनपुट्स आधारित की जो आधारित की जगह परिणाम आधारित वित्त पोषण को अपनाया जाएगा। अगली योजना है ई न्यायालय। ई न्यायालय क्या है दोस्तों? ई न्यायालय को का जो है अब तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। देखो ई न्यायालय एक बहुत अच्छी पहल है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जैसे आपका कहीं किसी न्यायालय में वाद कोई लंबित है, मुकदमा लंबित है या मुकदमा चल रहा है, तो उसकी जानकारी जो जैसे एफआईआर और वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम और डेट्स आपको कब मिल रहे हैं, जैसे तारीख पे आप जाते हैं ना, कई बार सुना होगा आपने कि ये तारीख पे जा रहे हैं, तो न्यायालय के अंदर जो तारीख वगैरह लगती है उस पर आप उसका रियल टाइम स्टेटस जो है जान सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो न्यायालयी प्रक्रिया को काफी हद तक ऑनलाइन बनाने के लिए ई न्यायालय परियोजना शुरू की गई है। और ई न्यायालय का ही पार्ट है दोस्तों कि न्यायालय की जो कार्यवाही चलती रहती है उसको भी कई बार ऑनलाइन जो है कर दिया जाता है। एक अभी
पिछले वर्ष गुजरात के न्यायालय की जो सुनवाई थी उसको ऑनलाइन मोड में चलाया गया था, सभी ने उसको देखा था। तो ई न्यायालय बेसिकली क्या करता है कि न्यायिक प्रक्रिया को थोड़ा सा जनोन्मुख बनाने के लिए, लोगों के लिए आसान बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है जिसमें आप न्यायालय से संबंधित विभिन्न जानकारियां डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सके। तो ई न्यायालय का जो है वो तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। अब फिनटेक सेवाएं क्या है? फिनटेक सेवाएं अत्याधुनिक फिनटेक सेवाओं को सक्षम करने के उद्देश्य से व्यक्तियों के लिए डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब अगला है एंटिटी डिजिलॉकर। एंटिटी डिजिलॉकर क्या है? ये एमएसएमई और बड़े व्यवसायों तथा धर्मार्थ जो ट्रस्ट है उनके उपयोग के लिए एक एंटिटी डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगला है 5G। तो 5G जो है 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थाओं में जो है वो प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। तो 5G आप लॉन्च हो चुका है, आप जानते ही हैं। 5G अभी केवल बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको मिलेगा, बाकी छोटे शहरों में 5G की जो एक्सेस है वो आपको नहीं मिलेगी। और 5G से संबंधित जो उपकरण हैं, विभिन्न लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स वो बनाए जा रहे हैं। 1 साल 1.5 साल पहले से ही मार्केट के अंदर जो है 5G उपकरण उपलब्ध हैं। तो 5G सेवा भी एक जो है काफ़ी बेहतरीन है, जो कि 4G से ज़्यादा आपको स्पीड प्रोवाइड कराएगी, जो कि इंटरनेट के क्षेत्र में एक क्रांति जैसा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक 5G के बाद अगला है प्रयोगशाला में निर्मित हीरे। यह एक उभरता प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार संचालित क्षेत्र है। इसमें क्या होगा? रोजगार पैदा करने के लिए अत्यधिक जो है क्षमता मौजूद है। इसमें आईआईटी संस्थानों में से किसी एक को 5 साल के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आ गई है अब हमारी 5वीं प्राथमिकता। 5वीं प्राथमिकता है दोस्तों ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास। अब ये जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के संबंध में जो कुछ मिशन है, जो कुछ योजना परियोजना है, उस पर डिस्कस किया गया है। तो आइए देख लेते हैं पहली जो हरित हाइड्रोजन मिशन है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। दोस्तों हरित हाइड्रोजन मिशन, इसका उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था में निम्न कार्बन गहनता का स्थिति प्राप्त करना, यानी कि लो कार्बन एमिशन को बढ़ावा देना है, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। ठीक है, ये इकोनॉमी में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगा। अगला जो हरित हाइड्रोजन के अंतर्गत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS। इसके अंतर्गत क्या होगा? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में 4000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण से सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो बैटरी स्टोरेज एनर्जी सिस्टम है उसमें क्या है कि क्या बोलते हैं इसको, वित्त पोषण अंतराल समाप्त करने के लिए बात की गई है। ठीक है। यदि कोई आधारभूत ढांचा परियोजना आर्थिक रूप से तर्कसंगत हो लेकिन उसकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण प्रदान करती है। ठीक है। और टेबल के अंदर दोस्तों ये क्या है, बॉक्स के अंदर वही चीजें छोटे वे में बताई गई हैं। और ये देखिए यहाँ एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचामृत। ये क्या है कि भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए 2070 तक पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एग्जाम के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन या फिर सेंटेंसेस में, कथन तर्क वगैरह में पूछ सकता है कि भारत कब तक अपने आप को नेट जीरो यानी कि निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर जो है लक्ष्य रखा है, कब तक? तो 2070 तक। याद रखना कि भारत 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा, ऐसा उसने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा निकासी। इसमें लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। आप जानते हैं कि लद्दाख जैसे जगहों पर, लद्दाख जैसे राज्यों में जो सूर्य की रोशनी है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो वहां पर सूर्य की रोशनी का लाभ उठाकर हम सौर ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं। इसलिए वहां पर 13 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी निकासी की जाएगी। ठीक है, उसके लिए एक क्या किया गया है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। अगला है अमृत धरोहर। अमृत धरोहर क्या है?
जो आर्द्रभूमि होती हैं यानी कि वेटलैंड्स जो होते हैं, उसके लिए वेटलैंड्स के लिए स्थानीय समुदायों की अनूठी संरक्षण शैली को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कोई विभिन्न समुदाय हैं स्थानीय स्तर पे, जनजातियां हो या फिर कोई भी समुदाय हो, अगर आर्द्रभूमि को, वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए कोई अपनी वो लोकल सिस्टम से काम करते हैं, तो उस सिस्टम को सरकार जो है बढ़ावा देगी। तो अमृत धरोहर याद रखना, अ से अमृत, अ से आर्द्रभूमि, तो आपको अमृत से आर्द्रभूमि याद होना चाहिए कि आर्द्रभूमि को के स्थानीय शैली, आर्द्रभूमि को बचाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो स्थानीय शैली है उसके संरक्षण पर ध्यान देगी। कौन सी योजना? अमृत धरोहर योजना। आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर को क्रियान्वित किया जाएगा। तो अगले 3 वर्षों तक अमृत धरोहर योजना जो है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए काम किया जाएगा अमृत धरोहर योजना के अंतर्गत। आगे हरित ऋण कार्यक्रम, जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लाया जाएगा। जो हरित ऋण कार्यक्रम है वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा है हमारे यहाँ? 1972, याद रखना आप। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है लाया जाएगा हरित ऋण कार्यक्रम को। इसमें व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अगली योजना है दोस्तों पीएम प्रणाम। तो देखते हैं पीएम प्रणाम में क्या है। दोस्तों पीएम प्रणाम जो है ये किस लिए है? पीएम प्रणाम की पूरी पहले आप फुल फॉर्म देखिए। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन मदर अर्थ। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रलिखित कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया है। किस कार्य के लिए पीएम प्रणाम? रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए। पीएम प्रणाम को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम क्या होगा? जो रासायनिक उर्वरक है हमारे, जो खाद वगैरह हैं, उनको, उनके संतुलित उपयोग को बढ़ावा देगी। उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने की बात पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत की गई है। तो दोस्तों इस हिसाब से जो पीएम प्रणाम है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पीएम प्रणाम योजना किस चीज के लिए है? जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, प्लस उनके स्थान पर कोई अल्टरनेट जो उर्वरक हैं उनके भी उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो पीएम प्रणाम आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब गोबरधन आ गया। तो गोबरधन को आप फुल फॉर्म देखिए पहले। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, यानी कि गोबरधन। तो ऑर्गेनिक बायो एग्रो आ गया, तो आप ऑर्गेनिक से समझ सकते हैं कि जैविक खाद वगैरह के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए इसके क्या है, चक्रिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। यानी कि जो वेस्ट होगा उससे हम वेल्थ किस तरह से क्रिएट करें, उसमें गोबरधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और गोबरधन योजना बहुत पहले से चलाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाए? इसमें 200 संपीड़ित गैस, बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें से 75 संयंत्र शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो गोबरधन आप याद रखना कि ये एक तो जैविक उर्वरक प्राप्ति के लिए होगा, और वेस्ट टू वेल्थ कैसे कचरे से आमदनी पैदा किया जाए, वेस्ट से आमदनी पैदा किया जाए, उस पर बातचीत करती है गोबरधन। तो आप इसको याद रखना, गोबरधन और पीएम प्रणाम दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों अगला है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र। अब भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र में क्या होगा कि बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा, और इसके तहत सरकार अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन करेगी और सहायता भी प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो आप भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र भी याद रखना। आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों मिस्टी। मिस्टी क्या है? मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव। अब मैंग्रोव आ गया तो मैंग्रोव 1 आप समझ लेना। तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स
टेंजिबल इनकम, तो मिस्टी योजना, इसका मिस्टी का फुल फॉर्म ये है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम। तो मिस्टी आप याद रखना कि मैंग्रोव वनों से संबंधित है। इसके तहत क्या किया जाएगा, तटरेखा से जुड़े क्षेत्रों, जो भारत के जो कोस्टल एरियाज हैं, तटरेखा वाले क्षेत्र हैं, उनकी लवणीय भूमि पर क्या किया जाएगा, मैंग्रोव वनों का रोपण किया जाएगा। मिस्टी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वनों का रोपण किया जाएगा, कहां, तटीय क्षेत्रों में। और ये योजना को दोस्तों, मिस्टी को मनरेगा जो है आपका, मनरेगा से भी इसको जोड़े जाने की बात की गई है। ये देखिए यहां आ गया मनरेगा और कैंपा, जो वनीकरण प्रतिपूरित जो अधिनियम फंड होता है उसमें, और अन्य स्रोतों से तालमेल की सहायता किया जाएगा। तो मिस्टी आप याद रखना कि जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी लवणीय भूमि में मैंग्रोव वनों का रोपण किया जाएगा। और मैंग्रोव वन जलवायु परिवर्तन से संबंधित होते हैं और कार्बन के बहुत बड़े स्टोरेज के रूप में भी काम करते हैं। क्या, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन खारे और स्वच्छ जल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव वन जो है दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और तटीय जो क्षरण होता है उसको भी रोकते हैं मैंग्रोव्स वन। आगे चलिए दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं प्राथमिकता नंबर 6 पर, और प्राथमिकता नंबर 6 है हमारी युवा शक्ति, यूथ पावर। और आपको पहले ही मैंने बताया था सप्तर्षि के अंतर्गत युवा जो हैं उन पर भी बहुत ज्यादा जोर दे रही है गवर्नमेंट। तो देखते हैं कि युवा शक्ति के विकास में किस तरह की जो है ये छठी प्राथमिकता योगदान कर रही है। दोस्तों, जो युवा हैं, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए सरकार ने कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। इसमें कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और साथ ही ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई जाएंगी जो बड़े पैमाने पर क्या करें, रोजगार पैदा करें, जॉब क्रिएशन करें। और इसके अलावा व्यवसाय के अवसरों का समर्थन भी किया जाएगा। तो दोस्तों, युवाओं को स्किल्ड करने की जरूरत होती है। सबसे पहले देखो, कोई भी जो व्यक्ति होता है अगर वो अनस्किल्ड है तो वो क्या है कि उसको हम ह्यूमन कैपिटल में जब कन्वर्ट करने के लिए, मानव पूंजी में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें हमें क्या करना होगा, विभिन्न स्किल डेवलप करने होंगे, उसको कुछ कुछ कला सिखानी होगी, जिससे क्या होगा, एक मानव पूंजी में कन्वर्ट हो जाए। मानव पूंजी में कैसे कन्वर्ट होगा दोस्तों, वो उत्पादन करने लगेगा। जब कोई व्यक्ति स्किल्ड होता है तो वो उत्पादन करने लगता है, और नॉन स्किल्ड पर्सन को आप जानते हैं कि उनकी उत्पादकता जो है वो बहुत कम होती है। जब आपकी उत्पादकता कम होगी तो मनी जनरेशन वो भी बहुत कम होगा, आप पैसा भी बहुत कम पैदा कर पाएंगे अगर आप अनस्किल्ड रहते हैं, आप में कोई हुनर नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपके दिमाग में आई होगी, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना के बारे में बता दूं तो ये जुलाई 2015 में इंडिया गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट चल रही है उसके द्वारा जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। बेसिकली दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो ऐसे लोग हैं जो बीच में ही स्कूल छोड़ दिए थे या अनस्किल्ड है, तो उनको क्या किया जाएगा कि विभिन्न जो कौशल हैं सिखा करके उनको एक स्किल लेबर में तब्दील किया जाएगा, उनको मानव पूंजी के रूप में डेवलप किया जाएगा। और बहुत सारे जो कौशल विकास केंद्र हैं अनेक शहरों में, ब्लॉक स्तर पर, हर जगह कौशल विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी योजना थी। देखिए, अनस्किल्ड लेबर जो होगा वो जनरेशन तो उसके लिए तो मनी जनरेट कर ही नहीं पाएगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी बहुत कम होगी, तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए एक बोझ जैसा होता है अनस्किल्ड लेबर। तो इकोनॉमी को अगर प्रगति प्रदान करना है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की थी। और 2015 से आज जो है, आज कुल मिला के 8 साल हो गए हैं, 2023 चल रहा है, तो 15, 5, 20, 3, 23, 8 साल हो गया। तो 8 सालों में दोस्तों इसके चौथा चरण जो 4.0 है ना, ये जो 4.0 है जो लिखा हुआ है, तो आप इसको यूं समझिए कि इस योजना के चौथे चरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है अब। तो ये योजना जो है चौथे चरण में पहुंच चुकी है, कौशल विकास योजना। तो देखते हैं कि चौथे चरण में क्या है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों हेतु कौशल प्रदान करने के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। दोस्तों, अभी तो हम लोगों को इस तरह से स्किल्ड कर रहे थे कि वे हमारे देश में रहकर काम कर सकें और हमारे देश में रहकर उनको ऐसी जॉब मिले और स्किल्ड
अपने जो स्किल का है वो प्रदर्शन करते हुए अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सके। लेकिन अब सिस्टम क्या है, अब जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 है उसके अंतर्गत इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। तो अब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से उनमें स्किल्ड डेवलप किया जाएगा। तो ये योजना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर स्किल इंटरनेशनल लग गया है तो दोस्तों जाहिर सी बात है अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो कौशल है वो सिखाया जाएगा। उनमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपको इंग्लिश बोलना या कोई और भी भाषा हो सकती है, चाइनीज हो सकती है, आपकी रशियन हो सकती है, ठीक है। तो ये सब बोलना आपको सिखाया जा सकता है। और भी जो कौशल अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो जरूरी है, रिक्वायर्ड है लोगों के लिए, जहां पर आप जाके जॉब अच्छे से कर सके, वो सब सिखाया जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत, जो कि एक बहुत अच्छी जो है योजना है, ये बहुत अच्छा कदम है। अगला है दोस्तों यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके क्या है, इसके क्या उद्देश्य है? तो इसके उद्देश्यों में यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के उद्देश्यों में दोस्तों पहला है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन को सक्षम करना। मांग आधारित औपचारिक कौशल यानी कि फॉर्मल जो स्किल जो है वो डेवलप की जाएगी, मांग आधारित यानी कि डिमांड ड्रिवन होगी, ठीक है। दूसरा है नियोक्ताओं के साथ जुड़ाव स्थापित करना, जिसमें एमएसएमई भी शामिल होगा। तीसरा उद्यमिता योजनाओं की उपलब्धता को सुगम बनाना, ठीक है दोस्तों। जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हैं, तो इन योजनाओं की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करने के लिए जो है यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। इसके अंतर्गत ये सब काम किए जाएंगे। अब अगला है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसके अंतर्गत दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड यानी कि वृत्तिका सहायक प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया गया है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनको दिया जाएगा। कितने युवाओं को? 47 लाख युवाओं को, ठीक है। अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना चलाई गई है, आगे देखते हैं पर्यटन क्षेत्र में किस तरह से काम किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चैलेंज मोड की सहायता से कम 50 पर्यटक स्थलों का चयन किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने स्थलों को चुना जाएगा? 50 जो टूरिज्म स्पॉट हैं उनको चुना जाएगा। साथ ही इन्हें घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। एक दिन मैंने बात की थी पर्यटन क्षेत्र की, तो पर्यटन क्षेत्र को एनहेंस करके हमारे देश में बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है, जिससे नेशनल एंड इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनको आकर्षित किया जा सकता है। तो ऐसे 50 जो पर्यटन स्थल है, टूरिज्म स्पॉट है, उनको चिन्हित किया जाएगा और उन्हें घरेलू और विदेशी पर्यटकों की एक सुविधा के लिहाज से पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल, इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष कौशल और उद्यमिता विकास के मध्य समन्वय स्थापित किया जाएगा। देखो अपना देश से आप समझ सकते हैं कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, ठीक है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये विशेषकर रूप से जो उत्तरवर्ती सीमाई राज्य हैं, जैसे आपका राजस्थान हुआ, पश्चिम बॉर्डर से शुरू करते हैं राजस्थान, आपका उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, आपका गुजरात हो गया, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर आगे हिमाचल से चलेगा उत्तराखंड, और जो उत्तराखंड के बाद आपका जो उत्तर प्रदेश का ऐसे एरिया जो नेपाल से कनेक्टेड है, इन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा कि गांव के अंदर पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। और पर्यटन सुविधा गांव में जो है एक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत। साथ ही इन गांव में पर्यटन संबंधी जो सुविधाएं हैं उनको भी डेवलप किया जाएगा, सुगम बनाया जाएगा। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इस साल बहुत अच्छी योजना शुरू की गई है, जो कि आप जानते हैं कि जो सीमावर्ती गांव हैं, बहुत पिछड़े हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवसंरचना है, जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, और तो उन पर फोकस थोड़ा सा किया जाएगा। आगे चलते हैं, राज्यों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसमें क्या होगा कि राज्य की जो राजधानियां या प्रमुख जो टूरिज्म केंद्र हैं या वित्तीय राजधानी है, उनमें यूनिटी मॉल डेवलप किया जाएगा। तो यूनिटी मॉल याद रखना कि राज्य के ये भी पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए है। वित्तीय राजधानी या प्रमुख फोकस के जो केंद्र होते हैं उनमें जो है यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि राज्यों को अपने
ODOPS, एक जिला एक उत्पाद योजना, आप जानते हैं कि एक जैसे कोई जिला है तो उसका एक विशेष जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज्यादा महत्व का होता है। जैसे कि आप अगर दिल्ली के हैं तो दिल्ली में छोला भटूरा बहुत फेमस है, या छोले कुलचे बहुत फेमस है। और लखनऊ में आप लखनऊ की रेवड़ी, या आप इलाहाबाद में हैं तो इलाहाबाद का अमरूद। तो इस तरह से एक जिला की एक, और जौनपुर की मूली बहुत फेमस है, गानों के अंदर भी सुना होगा आपने जौनपुर की मूली के बारे में। तो इस तरह के जो एक जिले के अंदर एक जो उत्पाद है उनको जीआई उत्पादों यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन जो उनको दिया जाएगा, और अन्य जो हस्तशिल्प है आपके हैंडीक्राफ्ट्स है उनको बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी बिक्री करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा यूनिटी मॉल्स के अंदर। तो यूनिटी मॉल के अंदर आप याद रखना कि जो स्थानीय चीजें हैं उनको बिक्री के लिए लाया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक हैं जब आए तो उसको खरीद सकें, या आम लोग जो भी इस देश में निवास कर रहे हैं तो यूनिटी मॉल के अंदर जा करके अपने स्थानीय उत्पादों को प्राप्त कर सके, चाहे वो खाने वाली चीजें हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट्स, कोई हस्तशिल्प के बने उत्पाद हों, वो सब चीजें। जैसे आप गुजरात में साड़ियों का जरी गोटे का काम बहुत फेमस है, और आपका कहीं का दरी या कहीं की शॉल, तो ये सब चीजें क्या बोलते हैं कि यूनिटी मॉल के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों अब हम पहुंचे हैं प्राथमिकता नंबर 7 पर, यानी कि सप्तऋषि जो था वो आज कंप्लीट कर देंगे हम। सप्तऋषि की आखिरी प्राथमिकता जो है वह है वित्तीय क्षेत्र। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है इसको देख लेते हैं कि क्या कुछ हलचल है फाइनेंशियल सेक्टर में। इसमें क्या है कि दोस्तों पहली बात यह है कि एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी, इसके अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए के जमानत संपार्श्विक यानी कोलेटरल मुक्त गारंटी ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। एमएसएमई के क्षेत्र में ऋण गारंटी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में लगभग 1% की कमी भी आएगी। अब राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री क्या है? तो राष्ट्रीय जो वित्तीय सूचना रजिस्ट्री है, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री जो है, इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें इसे वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडारण के रूप में कार्य करने हेतु तो स्थापित किया जाएगा। यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। इसे आरबीआई के परामर्श से तैयार किया गया है और एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री को ध्यान में रखना। आगे है वित्तीय क्षेत्र के लिए विनियमन। तो वित्तीय क्षेत्र के लिए किस तरह के विनियमन बनाए जाएंगे उसको हम देख लेंगे। वित्तीय क्षेत्र के लिए विनियमन जो है, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा का अनुरोध किया जाएगा। जो वित्तीय क्षेत्र के विनियामक हैं उनमें जो उनसे मौजूदा जो विनियमन है उनकी समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया जाएगा, और इसका उद्देश्य जो है अनुपालन को आसान सुगम बनाना और उससे संबंधित लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला है डेटा एम्बेसी। तो डेटा एम्बेसी क्या है? डिजिटल निरंतरता को बनाए रखने संबंधी समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी कि गिफ्ट सिटी गुजरात, तो यहां पर गिफ्ट जो है आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक जो है वहां पर क्या होगा, डिजिटल कंटिन्यूटी को बनाए रखने संबंधी समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए गिफ्ट यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में उनके डेटा एम्बेसी की स्थापना करने में मदद की जाएगी। तो गिफ्ट सिटी बिजनेस से संबंधित है। आप याद रखना कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उनके सेंटर को डेवलप किया जाएगा, उनका एक डेटा सेंटर, डेटा एम्बेसी जो है वो बनाई जाएगी। कहां पर? गुजरात में एक क्षेत्र है वहां पर गिफ्ट सिटी डेवलप की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण। इसमें क्या होगा कि सेबी को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षण, मानदंडों और मानकों को तैयार करने, विनियमित करने, बनाए रखने और लागू करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग के कारण बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तथा सेवा आपूर्ति जो है वो बेहतर और तीव्र हो गई है। साथ ही ऋण की जो उपलब्धता है तथा वित्तीय बाजारों में उसकी भागीदारी भी सुगम हो गई है।
बात करेंगे डिजिटल भुगतान की, तो इसमें देख लेते हैं क्या प्रगति हुई है। एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय समर्थन 2023-24 में भी क्या रहेगा, जारी रहेगा। और आजादी का अमृत महोत्सव क्या है दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव आप लोग मुझे बताना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग कोई भी आंसर नहीं कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मैं बता दूं आपको कि आजादी का अमृत महोत्सव जो है, आजादी के 75 वर्ष होने पर विभिन्न कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो देश में चलाई जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं, तो वही है आजादी का अमृत महोत्सव। तो 75 वर्ष की आजादी होने पर हम एक महोत्सव टाइप में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आजादी को। अब आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र क्या है, इसके अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को लघु बचत योजना में एकमुश्त जमा करने की सुविधा के साथ एक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। तो महिला सम्मान बचत पत्र क्या है, महिलाओं और बच्चियों को लघु बचत योजनाओं में एकमुश्त जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है, उसी के साथ उन्हें महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यह योजना 2 साल की अवधि के लिए मार्च 2025 तक जारी रहेगी। तो आपसे पूछा जाए कि महिला सम्मान बचत पत्र जो योजना है वो कब तक रहेगी, तो मार्च 2025 तक। ठीक है, याद रखना इस डेट को आप। इसके अंतर्गत क्या होगा कि 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा की सुविधा होगी, साथ ही आंशिक निकासी जो के विकल्प के साथ महिलाओं और बालिकाओं के नाम पर 7.5% का निश्चित ब्याज भी मिलेगा। क्या होगा कि 2 वर्ष के अंतर्गत, ये 2 वर्ष की जो अवधि होगी उसमें 2 लाख रुपए तक की जमा करने की सुविधा होगी, साथ ही क्या होगा, आंशिक निकासी अगर उनको कभी थोड़े बहुत धन की जरूरत भी पड़ती है तो वो भी विकल्प उनको प्रदान किया जाएगा कि उसमें से थोड़ा बहुत वो निकाल भी सके। साथ ही उनकी जमा पर उन्हें 7.5% का निश्चित ब्याज भी प्रदान किया जाएगा। तो आप महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र और महिला सम्मान बचत पत्र क्या है उसको आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ क्या है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बचत योजना है वो पहले से ही चल रही है, उसकी सीमा अभी तक 15 लाख थी, तो उस सीमा को 15 से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों मासिक आय खाता योजना पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम पर। इसके लिए जो है अधिकतम जमा सीमा को 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। जो मासिक आय खाता योजना थी उसकी जो जमा सीमा है उसको 4.5 लाख थी, उसको 9 लाख कर दिया गया है, और एकल खाते के लिए है। और 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख अगर आपके पास संयुक्त खाता है तो आप 9 से बढ़ाकर 15 लाख जमा कर सकते हैं, और अगर आपके पास एकल खाता है तो 4.5 लाख अभी तक लिमिट थी, उसको बढ़ाकर के 9 लाख रुपए कर दिया गया है मासिक आय खाता योजना के अंतर्गत। दोस्तों राजकोषीय प्रबंधन में क्या किया गया है कि राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, इसे वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। हालांकि इस ऋण का एक हिस्सा निश्चित उद्देश्यों के लिए जमा जो खर्च है उसको करना होगा। तो आप याद रखना कि राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, उसमें 2023-24 के अंतर्गत पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है, और हालांकि इस ऋण का एक हिस्सा जो है वो निश्चित उद्देश्य यानी कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों में भी व्यय किया जाना पड़ेगा। अब राज्यों का राजकोषीय घाटा क्या सिस्टम है, राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि जीएसडीपी है हमारा, जैसे हमारा जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद देश का, वैसे ही राज्यों का भी सकल घरेलू उत्पाद होता है। उसमें क्या है कि 3.5% राजकोषीय घाटा रखने की अनुमति होगी किसको, राज्यों को। अब अपने जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट नहीं, राजकोषीय घाटा रखने की अनुमति होगी। इस राशि का 0.5% विशेष रूप से विद्युत क्षेत्रक सुधारों के लिए निर्धारित किया गया है। और दोस्तों ये जो घाटे के वित्त पोषण का स्रोत है, ये आपके लिए जो बॉक्स है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस बॉक्स को आप अच्छे तरह से स्टडी कर लेना, और ये बॉक्स आपको बहुत ज्यादा महत्व का है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और समय के अभाव के कारण आज इतना ही,
आगे मिलेंगे। अब हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कर जो भी होगा अगला हमारा उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम दोस्तों बजट जो हमारा सेशन है उसको पूरा करेंगे। फिलहाल बजट सेशन में अभी और वीडियोस आने बाकी हैं, ये अंतिम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने पढ़ाई को धार देते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपके 60 दिन से ज़्यादा नहीं बचा है आपका यूपी पीसीएस, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए यूपीएससी का टाइम बचा है। और भी कई जो पेपर हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, सबकी तैयारी आप लोग करते रहिए। और टेलीग्राम चैनल जहाँ पे द हिंदू और पीआईबी की न्यूज़ आपको हिंदी में प्राप्त होती हैं, वह आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। टेलीग्राम चैनल जो कि कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का एक ऑफिशियल चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।